हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि हम हिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका कोई भी एग्जाम है और आपने कितनी प्रिपरेशन की है, कितना किस हद तक आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये सब चीज़ों को जानने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमें इतना कुछ आता है। इसमें से कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। नए क्वेश्चन अगर आप कर मतलब जब नए क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप कोई भी कॉपी बनाओगे, कोई भी रजिस्टर बनाओगे, उसमें क्या करोगे, जैसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, नया क्वेश्चन मिला, नोट डाउन कर लिया। क्योंकि मैं एक ही टॉपिक को एक बार फिनिश करा रही हूँ, मिक्सअप नहीं करा रही, तो सेकंड टॉपिक से रिलेटेड नए क्वेश्चन सेकंड टॉपिक में ऐड कर दोगे। अगर आपके वहाँ स्पेस है जहाँ आपने अपने नोट्स बना रखे तो वहाँ भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हर कुछ मतलब कुछ भी पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। तो आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य। और आप ध्यान से पढ़ोगे। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और अपने प्यारे से कमेंट जरूर किया करो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो कि आपको जब भी कोई भी वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए और आप अपनी सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्शापन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, कार्शापन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कार्शापन क्या होता है भाई? कार्शापन एक तरह से मुद्रा, जैसे हम दिनारे पढ़ते हैं, मुद्रा पैसा, एक तरह से लेन देन का जो एक जरिया है जिससे हम चीजों को खरीदते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कार्शापन में चाणक्य ने खरीदा था। तो खरीदा है तो कुछ खरीदने की ही चीजें होगी, पैसा होगा, दिनार होगी, या फिर एक तरह से क्या कहते हैं मुद्रा होगी, कुछ भी होगा जिससे हम चीजें खरीद सकते हैं। तो वस्तुएं खरीदने के लिए कार्शापन का प्रयोग किया जाता है। सामान तोलने के लिए नहीं, भूमि नापने के लिए नहीं, नियम बनाने के लिए, वस्तुओं को खरीदने के लिए कार्शापन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर राइट। जो आपका जो ये रहेगा आंसर काश्यापन। तो जब हम इसको पढ़ते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य को, उसमें भी काश्यापन ही पढ़ते हैं, भी काश्यापन से खरीदा था। तो काश्यापन कुछ ना कुछ खरीदने का है मौर्य काल में, मतलब कोई पैसा है, मुद्रा है, ऐसे याद रखना आपको। सेकंड क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संख्या। राजस्व व्यवस्था की जो देखरेख करने वाला अधिकारी था उसको क्या कहते थे, मतलब क्या संख्या मिली हुई थी, क्या उपाधि मिली हुई थी? तो उसको मिली हुई थी समाहर्ता की। देखिए, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, सबका अपना अपना एक विभाग होता था और उसका एक कार्य होता था, उसका अध्यक्ष बनाया जाता था। तो वो सारे हमें एक लिस्ट में अच्छे सिस्टमेटिक फॉर्म में याद करने हैं। जैसे यहाँ पे उनके कार्य लिखे होंगे, यहाँ पे उनके कार्य लिखे होंगे, यहाँ पे विभाग लिखे होंगे, और क्या बोला जाएगा, अध्यक्ष। ठीक है, याद रखने आपको कि कोषाध्यक्ष किसको बोला गया था, राजस्व इकट्ठे करने वालों को क्या बोला गया था, सिंचाई कर लेने वाले को क्या बोला गया था, तो ये सारी चीजें। वन विभाग वालों को क्या बोला गया, खान विभाग के अध्यक्ष को क्या बोला गया था। तो वो सारे वहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस मतलब होते हैं एग्जाम में। तो ये वाले पॉइंट्स आपको जरूर याद करने हैं। तो ध्यान से आज इस क्लास में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट है, वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था, राजस्व बोलते हैं क्या, टैक्स। राजस्व एक तरह से पैसा, टैक्स, शुल्क, भाग, कुछ भी बोल सकते हैं। उसकी देखरेख करने वाले अधिकारियों की संख्या, उसको समाहर्ता कहा गया। समाहर्ता, सभी हर लेता है, हरता मतलब हर लेता है, हरना, सभी हरने में तो टैक्स, पैसा आ रहा है जो सारे टैक्स इकट्ठा कर रहा है, तो समाहर्ता इसको बोलते हैं। तो समाहर्ता। पन्याध्यक्ष क्या होता है, कुप्याध्यक्ष क्या होता है, और सन्निधाता क्या होता है? सन्निधाता एक तरह से कोषाध्यक्ष होता है, कोष। ठीक है, जैसे कि जितना भी राजकोष, जितना भी पैसा कोष प्रशासन को चलाने के लिए एक जगह होता है, कोषाध्यक्ष को सन्निधाता बोलते हैं। कुप्याध्यक्ष क्या होता है, वन विभाग का जो अध्यक्ष होता है, वन विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं, वन विभाग, उसके अध्यक्ष को कुपा अध्यक्ष बोलते हैं। पढ़ना अध्यक्ष क्या होता है, व्यापार और वाणिज्य के अध्यक्ष को, व्यापार और वाणिज्य के अध्यक्ष को, वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य के अध्यक्ष को पन्याध्यक्ष बोलते हैं। तो चारों के चारों अध्यक्ष आपको यही याद करने हैं कि ये आपका कोष का है, ये आपका राजस्व का है, ये आपका वन विभाग है, और ये आपका व्यापार वाणिज्य है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य सोर्सेस था, मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था? तो ये वाला
मौर्य काल की भूमिकर, जो कि राज्य की भूमिकर, मौर्य काल की एक भूमि होती है जो स्पेशल भूमि मानी जाती है, जिसको सीता भूमि बोलते हैं, सीता। ठीक है। उसका टैक्स सबसे ज्यादा राजस्व उसका प्रशासन के पास जाता था, सरकार के पास जाता था, राज्य के पास जाता था। तो उसको जो इकट्ठा करने वाला था, या उसको सोर्सेज इकट्ठा करने वाला, मतलब अधिकारी बोल सकते हैं, उसको सीता अध्यक्ष बोलते हैं। तो राज्य की राय का जो मुख्य स्रोत था वो सीता था, और उसका अधिकारी सीता अध्यक्ष था। ठीक है। शुल्क इकट्ठे करने वाले को शुल्क अध्यक्ष कहते हैं। अक्राध्यक्ष, अग्रनोमाई का मतलब होता है जो सड़क विभाग होता है, सड़क वगैरह बन रहे हैं, यातायात वगैरह बन रहे हैं, उनको अग्रोनोमाई कहा जाता है। ये आपका जो ये खान के अध्यक्ष होते हैं, जो खान खान विभाग होते हैं, खदान होती है, खाने के अध्यक्ष को अग्राध्यक्ष कहा जाता है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको यहाँ याद करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि से क्या अभिप्राय है। अभी तो हमने पढ़ा था ना कि जो भूमि का टैक्स ज्यादातर सरकार के पास जाता है, ठीक है, बट यहाँ कहा गया है कि जनजातियों द्वारा जोती गई भूमि, देखो अगर ब्राह्मणों के पास होगी तो ब्राह्मणों के पास उनका ज्यादा टैक्स जाएगा, वन्य भूमि होगी तो उसमें वन होंगे, नए जोती जाने वाली भूमि होगी तो उसमें नए जोती जाने वाली में तो किसी थोड़ी ना होगी, जोती तो गई है पर जनजाति के द्वारा, जिसमें ज्यादातर टैक्स राज्य के पास ही जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है। युक्त, प्रादेशिक, राजू, ये तीनों मौर्य प्रशासन के अधिकारी होते हैं। पर अग्रहार भूमि वो होती है जो दान में दी जाती है, दान में दी जाने वाली भूमि को अग्रहार भूमि कहते हैं। तो अग्रहारिक ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है, ये तो वो होंगे जो दान में दी गई भूमि को लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपसे पूछा गया है जुर्माना, कि एक जुर्माना है ये किस पर लगाया जाता था। तो जुर्माना है पंकोदक सनिरोधे, मौर्य प्रशासन में लिया गया जुर्माना था पंकोदक सनिरोधे। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर, मंदिर को गंदा करने पर, पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर जो कीचड़ फैलाते थे ना, देखो यहाँ कूड़ा लिखा हुआ है, कूड़ा नहीं, कीचड़ फैलाने वाले को ये जुर्माना लगाया जाता था। पंकोदक सनिरोधे, आप याद करोगे, पंको पंकज, पंकज कमल जो कीचड़ में उगता है, तो कीचड़ फैलाने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर ये पंकोदक सनिरोधे कर दिया जाता था। ऐसे करके आप याद करोगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिमी में दूर के देशों के साथ राजनीय संबंध रखते थे, राजनीतिक संबंध रखते थे। ये जो आपके मौर्य वंश वाले हैं, जैसे अशोक लगा लीजिए, चंद्रगुप्त लगा लीजिए, यहाँ पर राजदूत आते थे, चाहे मैसेडोनिया से आए, सीरिया से आए, एपीरस, ये सब जगह से राजदूत आते थे। तो किसके काल में आ रहे हैं, मौर्य के काल में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि छिद्र न्याय क्या होता है। अच्छा, न्याय तो हमने सुना है, पर भूमि में छिद्र करने वाला, मतलब जो भूमि को जोत रहा है उसको बोलते हैं भूमि छिद्र न्याय। तो भूमि को सबसे पहले जोतने वाले के अधिकार जिसको होता है उसी को भूमि छिद्र, मतलब भूमि मिल जाती है उसको भूमि छिद्र न्याय कहते हैं। भूमि को बेच देना, भूमि को हस्तांतरित कर देना, भूमि को पट्टे पर देना नहीं, भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार ही भूमि छिद्र न्याय कहलाता है। ठीक है, तो ये न्याय आपने पहली बार पढ़ा होगा तो उसको ध्यान से याद रखना। पोतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना होता था। पोतवाध्यक्ष का जो कार्य होता है वो किसका निरीक्षण करना होता है, वो आपके मापतोल प्रणाली का, भाई कितना मापा तोला जा रहा है, किससे मापा तोला जा रहा है, क्या इसका सिस्टम है, वो सब चीजें मापतोल वाली जो प्रणाली का निरीक्षण करता था वो पोतवाध्यक्ष था। ठीक है। द्रोण एक माप था, मतलब पोतवाध्यक्ष तो मापतोल प्रणाली का था, तो ये जो चीजें मापी किस चीज से जाती थी, द्रोण से। द्रोण से क्या मापा जाता था, अनाज मापा जाता था, द्रोण से अनाज मापा जाता था, ना कि कोई तरल चीजें मापी जाती थी, ना कोई कीमती धातु, ना कोई ऊंचाई, तो अनाज मापा जाता था। मौर्य प्रशासन में माप और तोल का अध्यक्ष था पोतवाध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष। तो अनाज के लिए ही द्रोण का एक माप था। और मौर्य प्रशासन में मापतोल का अध्यक्ष पूछा जाए तो वो था पोतवाध्यक्ष। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना, पोतवाध्यक्ष, मापतोल, तोल माप कुछ भी लिखा हो। संस्था अध्यक्ष क्या होता है, संस्था अध्यक्ष जो होता है, वैसे तो अगर संस्था बोले, संस्था,
तो संस्था होती है गुप्तचर प्रणाली। बट यहाँ पे संस्था अध्यक्ष अगर पूछा जाता है आपसे, तो जो व्यापारिक मार्ग होते हैं उन मार्गों की देखरेख में का जो अध्यक्ष होता है वो संस्था अध्यक्ष होता है। लवणा अध्यक्ष क्या होता है? लवणा जो टकसाल होते हैं, जहाँ पैसे सिक्के वगैरह बनते हैं, उनका जो मेन हेड होता है वो लवणा अध्यक्ष होता है। शुल्क इकट्ठा करने वाला शुल्क अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी है? वही बात पूछ रहे हैं बार आपसे, पोतवा अध्यक्ष। ठीक है, पोतवा अध्यक्ष को माप तोल का अधिकारी बोला जाता है। पन्ना क्या है? पन्ना, ये तो माप तोल का हो गया। पन्ना अध्यक्ष। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य अभी के अभी याद कर लो भी, इनको बार बार आपको क्या होता है, ये चीजें माइंड से स्लिप हो जाती है, बार बार कितनी बार पढ़ते हो तभी स्लिप हो जाती है। पोत है माप तोल है, पण्य है व्यापार, व्यापार अण आ गया ना, अण तो वाणिज्य, वाणिज्य। सीता अध्यक्ष अभी हम पढ़ के आए हैं, जो स्पेशल भूमि होती है उसका अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष होता है बुचड़ खाने का अध्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं। कौटिल्य में अर्थशास्त्र में निम्नोक्त में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? तो कर वसूलने का कार्य समाहर्ता को सौंपा गया है। कोष का कार्य निधाता को। प्रतिवेदक एक जो राजा को सारी गुप्त सूचनाएं देता है, और वर्ज भूमि होती है, जो भूमि एक बंजर होती है, अच्छी भूमि, एक पर पशु होते हैं, तो इस तरह की भूमियां होती हैं, इनको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? अभी तो हमने पढ़ा था कि समाहर्ता ही है जो टैक्स को इकट्ठा कर रहा है। कौन है? समाहर्ता। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रहण का अधिकारी समाहर्ता। तो समाहर्ता तो अब आप भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि इतनी बार आ गया समाहर्ता, समाहर्ता। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी क्या कार्य करता था? भी रूप दर्शक नामक अधिकारी था जो वो सिक्कों का निरीक्षण या सिक्कों का परीक्षक करता था। ठीक है, क्या करता था? सिक्कों का परीक्षक लिखाए या सिक्कों का निरीक्षक लिखाए। कई बार आपसे पूछा जाए चांदी के सिक्कों का निरीक्षक, तो भी रूप दर्शक को कर सकते हैं, बट अन्य धातुओं का ये नहीं कर सकते। तो अन्य धातु जहां लिखी हो और सिक्कों का परीक्षक हो तो इसको करोगे, या सिक्कों का परीक्षक नहीं लिखा हो, ओनली चांदी का लिखा हो, तो चांदी के में आप इसको ही करोगे। निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमि कर था? देखिए, उद्रंग हो गया, बलि हो गया, भाग हो गया, भक्ति हो गया। उद्रंग भी एक तरह से क्या होता था? धार्मिक कर होता था। पहले इसको धार्मिक कर माना, भेंट वगैरह थी, मतलब भेंट वगैरह ली जाती थी। बाद में इसको धार्मिक कर बना दिया गया था। ऐसे ही भक्ति है, मतलब बलि को ही भक्ति बोला जाने लगा था। भाग होता है जो मेनली भूमि कर था, भूमि कर, इसको बोलते हैं भाग, या बोलते हैं शुल्क। शुल्क भी बोल सकते हैं, भाग भी बोल सकते हैं, जो 1/6 लिया जाता था। ठीक है, और ये कंपलसरी था, और टैक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर कोई टैक्स ना देते तो उसको दंड दिया जाता था। ठीक है, ये उद्दंड एक तरह से सिंचाई करता, उद्रंग का क्या था? सिंचाई कर। नेक्स्ट चलते हैं। रूप दर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? रूप दर्शक शब्द जो प्रयोग होता था वो सिक्कों की गुणवत्ता को निरीक्षक के लिए। सिक्कों का परीक्षक लिखा है, सिक्कों का निरीक्षक लिखा है, सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक लिखा है, तो आप रूप दर्शक के साथ जाने वाले हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये सब हम वो पढ़ रहे हैं कि कौन अध्यक्ष था, अभी सारे अध्यक्ष ही पढ़ रहे हैं हम। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? तो कोष की देखभाल से लिए, कोष की देखभाल के लिए, देखिए, कोष की देखभाल के लिए सेना का प्रधान कर को प्राप्त करता था, राजा के खजाने की देखरेख। देखो, राजा के खजाने की नहीं, पूरे प्रशासन के कोष का ये अध्यक्ष होता था। मौर्य काल में भाग क्या था? भाग, भाग अभी हमने पढ़ा, भाग एक तरह से टैक्स होता था। तो कौन सा? भूमि कर, भूमि कर। तो ये भूमि कर। जल कर क्या होता था? जो सरकारी जलाशय होते थे वहां से भी टैक्स लिया जाता था, उसको कोस्टे, कोस्टे टैक्स बोलते थे। ठीक है, और हिरण्य कर वो होता था जो नगद लिया जाता था, नगद, बिल्कुल एकदम से भाई हैंड टू हैंड देना हमें तो कैश, तो एकदम नगद लेने वाला जो कर था वो हिरण्य कर बोला जाता था। नेक्स्ट है, राजुक कौन थे? राजुक, राजुक ना तो कोई चोल राज्य के व्यापारी थे, ना सामंत थे गुप्त के, ना शक सेना के सैनिक थे। राजुक थे वो मौर्य शासन के अधिकारी थे। यहाँ पे भी जो राजुक है वो मौर्य शासन के अधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम।
निम्न में से अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। बिल्कुल थी। तो पूछ रहे हैं कि कौन से शिलालेखों में हमें बताया गया है कि उसने पशु बलि पर रोक लगा दी थी। सबसे पहले वाला जो अभिलेख है उसमें ही इसने पशु बलि पर रोक लगा दी थी। पशु बलि पर रोक लगाने का मतलब है कि पहले जो है हिरण की, मोर की बलि दी जाती थी। अब इसने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कहा कि 2 मोर एक हिरण, उसके बाद कहा कि बिल्कुल बंद कर दिया जाए इनको। जैसे शिला अभिलेख ये वाला है आपका 9th, इसमें कह दिया गया था कि जो भी जन उत्सव, जन सालगिरह मनाए जाते समाप्त कर दिया जाए, इनको ज्यादा पैसा खर्च मत किया जाओ। तो इनके जो 14 अभिलेख है उनको ध्यान से पढ़ना और एक एक पॉइंट्स को यहाँ से क्वेश्चन आंसर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो आपका रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है, जिसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में कौन कौन है, किस किस ने अपना रोल इसमें अदा किया, किस किस ने झील बनवाई है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, रुद्रदामन के अभिलेख को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। रुद्रदामन ये कौन था? एक शक शासक था। शक शासक था। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो अभिलेख है संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। कौन सा अभिलेख बोला जाएगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। एक तो ये कौन सी लैंग्वेज में था? संस्कृत लैंग्वेज का प्रथम अभिलेख था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और सकंदगुप्त चारों का क्या मिला है? जिक्र मिला है। तो हमें पूछा गया कि मौर्य में जल व्यवस्था की गई, अच्छी जल पर ध्यान दिया गया, तो हमें कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसका जो राज्यपाल था वो पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त, ठीक है। उसने यहाँ पे क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनवाई थी? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील थी। ये राज्यपाल बनवाता तो राज्यपाल है, पर किसके काल में बनवाई गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बनवाई गई थी। अशोक है, अशोक, तो इसका जो राज्यपाल था वो था तुसाप, तुसाप बोल देते, तुसाप। तो इसने यहाँ पे क्या करवाई थी? नहरें निकलवाई थी, झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो अशोक ने भी पानी की अच्छी व्यवस्था कराई थी। तो इसके पता चलता है इससे हमें कि क्या है, यहाँ के जो मौर्य वंश के लोग थे या राजा थे वो इंटरेस्टेड थे पानी की अच्छी जल शासन की व्यवस्था करवाने में, जो हमें रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से मिलता है। और ये जो है संस्कृत का एक पहला अभिलेख रहा है, 150 एडी में मिलता है, 150। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में है। तो अफगानिस्तान से जो प्राप्त अभिलेख हैं वो अरमाइक एवं ग्रीक भाषा में। आपको पता है कि इसकी कितनी भाषाएं हैं? 4 भाषाएं हैं। ठीक है, अरमाइक है, ब्रह्मी है और ग्रीक है, यूनानी है। तो ये इसकी जो भाषाएं हैं वो कौन सी रही है? वो आपकी इसमें भाषा रही है वो, मतलब सॉरी, अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में पाए जाते हैं। तो जो अफगानिस्तान के पूछे गए हैं वो तो आपके अरमाइक और ग्रीक हैं। बट आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी भाषाएं थी? अरमाइक, ग्रीक और ब्रह्मी, ये वाली भाषाएं थी। तो इसमें ब्रह्मी लिपि भारत में तो ऑलमोस्ट ब्रह्मी लिपि के से ही पाए जाते हैं। बट जो आपके शाहबाज गढ़ी है या अफगानिस्तान है उनमें अलग अलग जो लिपियों के अभिलेख पाए जाते हैं। तो अफगानिस्तान वाला जो अभिलेख है एक बार हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इस अभिलेख को लंगमान, जलालाबाद या फिर लंपक, कुछ भी नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, ये कहां पे पाया जाता है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। ठीक है, इसकी जो भाषा थी वो थी सीरिया, सीरिया भाषा। और जो इसकी लिपि रही है वो है अरमाइक, अरमाइक, जिसको ग्रीक लिपि भी कहा जाता है।
ग्रीक लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ पाया जाता है और कौन कौन क्या क्या नाम है इसके। लंगमान है, जलालाबाद है, लंपक है। ये काबुल नदी के बाएं तट पर पाया गया है, अफगानिस्तान में है। जो इसकी भाषा रही है वो सीरिया रही है, पर लिपि जो रही है वो अरमाइक लिपि रही है। और ये रेमेडेटो अधिकारी था, एक रेमेडेटो अधिकारी, उसको समर्पित किया गया है ये अभिलेख। रेमोडेटो डेटो अधिकारी को समर्पित किया गया है ये अभिलेख। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट अभिलेख जो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ये है अरमाइक और ग्रीक। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। देखिए, खरोष्ठी लिपि अभी हमने पढ़ा अरमाइक लिपि में है, तो अरमाइक लिपि वाला तो अफगानिस्तान में मिल गया। खरोष्ठी लिपि का जो अभिलेख है वो आपका शाहबाज गढ़ी में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? शाहबाज गढ़ी में। इसको भी जान लेते हैं। शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, ये जो अभिलेख पाए जाते हैं ये खरोष्ठी में पाए जाते हैं, खरोष्ठी लिपि में। तो ये याद रखना, लिपि खरोष्ठी लिपि में लंगमान वाला अरमाइक में, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा ये खरोष्ठी लिपि में पाए जाते। और कौन सा अभिलेख है? वृत्त, वृत्त मतलब बड़े वाले शिलालेख है। छोटे शिलालेख है, बड़े शिलालेख है, ये कौन से? वृत्त शिलालेख है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। निम्न में से किसे रानी का अभिलेख कहा गया है? तो तीसरा लघु स्तंभ लेख है जिसको रानी का अभिलेख कहा गया है। प्रयाग में है ये रानी का अभिलेख। यहाँ पे रानी ने जो है दान वगैरह दे रखा है, वो सब चीजें इसमें बताई गई है। तो तीसरा लघु स्तंभ लेख रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो किसी के को डाउट हो तो वो अपने ठीक कर सकता है कि ये तीसरा जो लघु अभिलेख है वो रानी का अभिलेख कहा जाता है। जो सार्थवा किसे कहते हैं? सार्थवा, सार्थवा व्यापारियों के काफिले को सार्थवा कहते हैं। जिससे पूरे व्यापारी था, उनका पूरा एक काफिला होता था, उसको सार्थवा कहा जाता था। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में किस शासक के बारे में बताया गया है? इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है, अशोक स्तंभ लेख, उसके समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। ये बहुत इसे हम बहुत बार पढ़ते हैं कि इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हरिसेन ने लिखा है इसके बारे में। इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। तो राइट आंसर आपका ये वाला है। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था। वैसे तो इसमें जिक्र अशोक का भी है, वैसे तो इसमें जिक्र अकबर का है, जहांगीर के हैं, क्योंकि बाद में इन्होंने उठवा के इधर उधर करवाए थे। तो पर मेनली आपसे अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना देता है ये पूछा गया, तो समुद्रगुप्त के बारे में। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक क्या था? रूप दर्शक अभी हमने पढ़ा सिक्कों का प्रेक्षक था। सारनाथ स्तंभ अशोक ने बनवाया था इसको, तो इसको तो सभी जानते हैं कि सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो उनमें सामाजिक विस्तार जो रहा है, साम्राज्य का विस्तार, तो भी हमें जानकारी मिलती है। प्रशासनिक नीतियां भी अभिलेखों से मिलती हैं, धार्मिक विचार भी अभिलेखों से मिलती है। ऐसा कहा गया है कि डी आर भंडारकर ने भंडारकर ने क्या किया था? अशोक का इतिहास जो है अभिलेखों से ही लिखा था। मतलब अशोक का जो पूरा इतिहास का है ना, उसने लिखा अभिलेखों के आधार पर। उसने कोई बुक या किसी से कुछ नहीं देखा, अभिलेखों के आधार पर ही इसने पूरा का पूरा इतिहास लिख दिया था अशोक का। तो इसलिए पूरा भंडार लिख दिया था। तो अशोक डी आर भंडारकर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है डी। उसके बाद चलते हैं, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेखों में उसका नाम उल्लेख है? तो देखो, आपको भी पता है कि अशोक का नाम, अशोक बहुत कम जगह पर मिलता है। ठीक है, उसका नाम ज्यादातर कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रियदर्शी मिलेगा, देवान प्रिय मिलेगा, मगध राज मिलेगा, महाराजा महाराज मिलेगा, ये चीजें मिलती है। पर उसका रियल नेम जो अशोक है, अशोक, वो उसके 4 अभिलेखों में मिलता है। एक तो आपका गुर्जरा है, एक आपका मास्की है, एक आपका नेतूर है, और एक आपका उद्गोलन है। इन चारों जगह से अशोक नाम मिलता है। तो ये टॉपिक में आप अच्छे से पढ़ते हो। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, क्या है? पाली। तो जो मेनली भाषा यूज की गई है वो कौन सी है? पाली भाषा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या था?
तो प्रतिवेदक घटनाओं की सूचना देने वाले को, जो अभी लास्ट मैंने आपको समझाया भी था कि प्रतिवेदक वो थे जो घटनाओं की सूचना देते थे। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो मगध का सम्राट किस में बताया गया है? भाब्रू स्तंभ लेख। ठीक है, ये राजस्थान में है भाब्रू अभिलेख, या सॉरी नोट भाब्रू अभिलेख, भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख। इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखिए, भब्रू भी लिखा आ सकता है, भब्रू, ठीक है, और या फिर भाबरू भी लिखा आ सकता है, भाबरू, या बैराट, बैराट भी लिखा आ सकता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो पड़ता है राजस्थान के जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर। इसमें अशोक को मगध का सम्राट कहा गया, मगध का सम्राट। दूसरा मगध राजा भी कहा गया है, मगध राजा। और तीसरा प्रियदर्शी भी कहा गया है, प्रियदर्शी भी कहा गया। ठीक है, इसमें त्रिरत्न की भी चर्चा हुई है। त्रिरत्न जो बुद्ध धर्म में भी एक त्रिरत्न है, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा है। तो ये त्रिरत्न भी भब्रू बैराट अभिलेख में बताए गए। पूछा जाए मगध का सम्राट, भब्रू बैराट में। मगध राजा या प्रियदर्शी, भब्रू बैराट में। त्रिरत्न का जिक्र, भब्रू बैराट। कहाँ पे पड़ता है ये? राजस्थान में। क्या है भाई ये आपका स्तंभ लेख है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? डी। राइट आंसर जाने वाला है आपका डी। तो इसमें मगध का सम्राट बताया गया है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग से प्राप्त हुआ ये हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें राजा खारवेल का जिक्र आता है, नाम जुड़ा हुआ है। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो कलिंग से संबंध रखता है। सारनाथ या अशोक से संबंध रखता है। जूनागढ़ स्तंभ लेख, गिरनार स्तंभ लेख, ये सब रुद्रदामन से जो संबंध रखता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये तो बहुत इजी और बहुत बार ही एग्जाम में आता है। कौन सा है भैया? डी ऑप्शंस आपका 13वां शिलालेख है, जिसमें कलिंग के युद्ध के बारे में पूरा बताया गया है। कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि पड़ोसी 5 राज्यों का जिक्र है। जो पड़ोसी राज्यों का जिक्र है वो भी इसी जो कलिंग युद्ध में बताया गया है, पड़ोसियों से संबंध या पड़ोसी राज्यों का जिक्र। इसमें दूसरे में भी बताया गया है, दूसरे में चोल, पांड्य, सारीपुत्र, श्रीलंका, ये इसमें बताया गया है पड़ोसियों के बारे में। और ये भी शिलालेख में इसमें बताया गया है कि कलिंग का युद्ध होता है, प्लस 5 पड़ोसी राज्यों का भी जिक्र है इसमें। और इसमें आपको पता ही है, जो शिलालेख प्रथम है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, और ये आपका है 12वां। इसमें धार्मिक सहिष्णुता लगा लीजिए, या फिर इसमें आप धर्म महामात्र, स्त्री धर्म महामात्र की नियुक्ति है, धार्मिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता, इन सब की बात कही गई है। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे गए हैं कौन सी भाषा में? तो स्तंभ अभिलेख है, अभिलेख, स्तंभ क्या होते हैं? पिलर। देखिए, एक तो होता है आपका अभिलेख, अभिलेख, एक होता है आपका स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, एक होता है आपका गुहा लेख, गुहा। ये अभिलेख होते हैं भाई किसी भी पत्थर पर, कहीं भी पत्थरों का कटवा कर लिख दिया गया। स्तंभ होते हैं पिल्लर टाइप, यहाँ पे पिल्लर की तरह से स्तंभ बना के लिखवाना होता है, कहीं की गड़वा दिए जाते हैं। गुहा भी लिखते हैं, गुफाओं को काटकर या गुफाओं के अंदर जो लिखवा दिया जाता है उसको गुहा लेख बोलते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तंभ अभिलेख लिखे होते हैं तो वे आपकी ब्राह्मी में, लिपि में लिखे होते हैं। अशोक का द्वादश शिलालेख, द्वादश मतलब ये वाला 12वां, 12वें में क्या बात कही गई है? तो 12वें में धार्मिक उदारता, सभी संप्रदायों की सार वृद्धि, दोनों, ये चीजें बताई गई है। तो हाँ भाई, इसमें मेनली जो पॉइंट पूछा जाता है वो तो आपके धार्मिक उदारता की बात कही जाती है। ठीक है, बट जब लिखा हुआ सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि, तो सभी संप्रदायों के बारे में बताई गई है चीजें, तो वो भी इसी के अंदर आती है। तो ये आपका मेनली ए और बी दोनों है। गुर्जरा लघु शिलालेख निम्न अशोक का नाम उल्लेख किया गया, कहाँ स्थित है? 1 मिनट। कह रहे जो गुर्जरा लघु शिलालेख है जिसमें अशोक नाम मिलता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि अशोक नाम किसमें मिलता है? गुर्जरा में मिलता है, मास्की में मिलता है, नेतूर में मिलता है, उद्गोलन में मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि जो गुर्जरा है वो लघु शिलालेख है, पर ये है कहाँ पे, हमें ये बता दीजिए। तो हम बता रहे हैं इनको कि ये मध्य प्रदेश के दंतिया जिले में है। और यहाँ पे क्या है भाई? राजस्थान के जयपुर जिले में क्या है? यहाँ पे आपका भबरू है।
और यहाँ पूछा जाए बिहार के चंपारण में, यहाँ सासाराम लेक है। ठीक है, तो ये सब जब हम पढ़ते हैं ना, स्तंभ लेख वगैरह, शिलालेख, सब हमें पता चल जाते हैं। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियां हैं? तो अभी तो बताई थी 4 लिपियां हैं। कौन कौन सी है भाई? 4। ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, ब्राह्मी है। उसके बाद और कौन सी है? दूसरी अरमाइक है, अरमाइक, ठीक है, यूनानी है, यूनानी, खरोष्टी है, खरोष्टी, या फिर अरमाइक के साथ ग्रीक भी लिखा आ सकता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया किसने? सभी को बताया अशोक ने किया, इस चीज को बार बार क्या पूछना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अशोक ने निम्न अभिलेख में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? अशोक, अशोक के बारे में क्या कहा गया है कि भाई इसने क्या कहा, धार्मिक सहिष्णुता की बात कही है। तो ये हमें पता है 12वें अभिलेख में, और अभी हम पढ़ के भी आए थे 12वें अभिलेख में, ठीक है। उसके बाद ये अपना कलिंग युद्ध का जिक्र हुआ इसमें, ठीक है। इसमें 7वें में भी सभी धर्म की बात की गई है, धर्म के समन्वय की बात की गई है, सभी धर्म के समन्वय की बात की गई है। कम खर्च, मतलब कम खर्चा करना, कम पैसों को खर्च नहीं करना है, इसमें अल्प व्यय की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है? पृथक कलिंग शिलालेख। देखो जैसे शिलालेख थे, और उसने उसमें अपनी जो बातें हैं 14 लिखवा रखी है, 14 बातें हैं, ठीक है, 14 बातें हैं। तो उसका एक अभिलेख है धौली और जोगढ़ अभिलेख, जो उड़ीसा में पड़ते हैं, धौली और जोगढ़, ठीक है, ये उड़ीसा में पढ़ते हैं अभिलेख। तो इसमें ना इसने 11, 12 और 13 बातें नहीं ऐड की। देखो सभी अभिलेखों में 14 इसकी बातें थी, 14 के 14 इसके आदेश उपदेश जो भी लगा लीजिए वो ऐड हैं। बट एक अभिलेख है जो है जोगढ़ और धौली अभिलेख है, दो हैं, दोनों उड़ीसा में पढ़ते हैं। एक तो जो है आपका उड़ीसा जोगढ़, देखिए उड़ीसा, और ये भी उड़ीसा है। यहाँ पे जोगढ़ है और यहाँ पे धौली है। धौली जो एडजेक्ट पड़ता है पुरी में, और ये जो पड़ता है गंजम, गंजम, ठीक है। ये क्या है? ये शिलालेख है, शिलालेख, जिस पर इसने 14 बातें लिखवा रखी हैं। ये 14, ये 8 स्थानों पर है, 8 जगह पर है, 8 स्थानों पर है 14 बातें। तो एक जो उड़ीसा में यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे इसकी जो 11वीं, 12वीं और 13वीं बातें नहीं ऐड है, उसमें अलग से कुछ बातें लिखी हुई है जिनको पृथक कलिंग लेख बोला गया है। पृथक मतलब अलग से कुछ लिखवाया हुआ है इसने, ये तीनों बातें हटा के, बस सिर्फ इन 2 जगह, बाकी सेम 14 है सारी जगह। तो ये कह रहा है कि अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, मेरी संतानें हैं, तो वो इस वाले पृथक में ये बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो भारतवर्ष की जब बात आती है भारतवर्ष की, तो याद रखना आप खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष की बात आती है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो है वो आपके कौन से अभिलेखों में करता है? खारवेल का हाथी गुम्फा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि किसी नंद शासक ने अटैक किया था और उसने जैन की प्रतिमा भी उठाई थी। तो सभी महापद्मानंद के बारे में बताते हैं कि महापद्मानंद ने ही वहां पे अटैक किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन खरोष्टियों का प्रयोग किया है? तो उत्तर पश्चिमी जो वाले एरिया रहे हैं उसमें उसने अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपियों का प्रयोग किया है। तो राइट आंसर आपका जाने वाला है ये। मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जाता है? तो जो ये समापा है ना, समापा, समीकरण मतलब इसकी पहचान कहाँ से की जाती है? तो जोगढ़ से की जाती है, जोगढ़ जो उड़ीसा में पड़ता है। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह की बात की है? तो मैंने अभी आपको बताया था 7वें अभिलेख में अल्प व्यय और अल्प संग्रह की बात की गई है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके 50 क्वेश्चंस, और आप इनको ध्यान से पढ़ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, या कई बार क्या होता है कि राइट आंसर डी होता है और मुझे पता होता है डी, और मैं जल्दी से बी बोल के आगे निकल जाती हूँ, तो उन चीज़ों पे थोड़ा आप ध्यान दे लीजिए। कई बार हम कहते हैं कि मन में कुछ होता है और एकदम से कुछ और बोल दिया जाता है। तो इसमें जो लिखे हुए हैं ऑलमोस्ट राइट आंसर ही है, अगर कहीं रॉन्ग होता है तो मैं बता देती हूँ। तो ये सब राइट आंसर ही है, और आप इसको ध्यान से पढ़ना। क्लास को 2 से 3 बार पढ़ोगे तभी आपको क्वेश्चन याद होते हैं, नहीं तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होते, ठीक है। ओके, बाय बाय।